हेलो अजय, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकित। आप कैसे हो? मैं भी एकदम मस्त। और स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित यहाँ पर बुलाने के लिए। तो अजय, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आज के टॉपिक्स होने वाले हैं व्हाट इफ के बारे में, कि क्या होता अगर। तो पहला टॉपिक है क्या होता अगर डिज्नी के पास पावर रेंजर के राइट अभी भी होते। साथ ही हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या होता अगर लॉरेन शिबा मेन मेंबर होती पावर रेंजर सामुराई की। तो चलिए पहले शुरू करते हैं आपसे। और आप हमें बताइए कि आपको हर पावर रेंजर ओनर्स के बारे में, मतलब अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी ओनर्स पावर रेंजर्स के रहे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और मतलब मुझे ऐसी कोई कमी लगी नहीं कि अगर ये फ्रेंचाइजी किसी और के पास होता तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को बेटर किया जा सकता था। जिनके पास भी पावर रेंजर्स फ्रेंचाइजी रही है उन्होंने मेरे ख्याल से अपना बेस्ट काम किया है। फिर भी मुझे कहीं ना नहीं, ऐसा लगता है कि सब पावर रेंजर्स का गोल्डन एरा तो डिज्नी के टाइम पर ही था, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से पावर रेंजर्स का काया पलट करके रख दिया था। स्टोरी लाइन उस समय बहुत अच्छी थी, वीएफएक्स की क्वालिटी काफ़ी इंक्रीज हो गई थी, और ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट रहता था वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता था उस टाइम पावर रेंजर्स का। मेरे ज़्यादातर फेवरेट कैरेक्टर्स, फेवरेट विलन्स, फेवरेट पूरा कॉन्सेप्ट जो पावर रेंजर्स का था वो फेवरेट डिज्नी के टाइम पर ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था। अगर बात करें तो इंडियन ऑडियंस में मोस्ट ऑफ द जो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस है, उनका भी यही मानना है कि जो डिज्नी एरा था वो एक गोल्डन एरा था पावर रेंजर की हिस्ट्री में। अगर बात करें तो सबसे पहले जहां हमारी शुरुआत हुई थी हमारे ओरिजिनल पावर रेंजर के क्रिएटर्स के साथ। वैसे तो सारे राइट्स टोई के पास ही होते हैं जो कि सुपर सेंटाई को संभालती है, लेकिन उसके अलावा जब हमारा जी। शुरू हुआ था तो सबसे पहले तो ये उसके पास था, सबैन के पास, जिन्होंने मतलब सेवन इसको एक सेवन। अच्छी वो दी थी। जैसे बोलते हैं घर बनाने के लिए एक अच्छी नींव चाहिए होती है, तो सबैन ने वो हम्म। मतलब अपनी तरफ से पूरा मतलब जितना भी वो कर सकते थे उन्होंने अपना 100% दिया और एक अच्छी सीरीज स्टार्ट हम्म। करी। और अगर हम्म। नंबर्स की बात करें तो मैं मतलब रिसर्च कर रहा था और मुझे पता चला कि सबैन के टाइम पर $1 बिलियन उन्होंने कमाए थे पावर रेंजर्स की, चाहे बात करें शोज से या बात करें उनके मर्चेंडाइज, टॉय सेल्स और भी जितनी चीजें होती हैं। तो उन्होंने $1 बिलियन का वो किया था पूरा, टर्नओवर उनका $1 बिलियन आया था। अब बात करें तो उसके बाद जब डिज्नी के पास आया तो डिज्नी ने उसको $3 बिलियन में खरीदा था। आप सोच सकते हो $3 बिलियन कितनी बड़ा अमाउंट है किसी भी एक सही में। मीन्स चीज को खरीदने के लिए। और उसके बाद उन्होंने अपना मीन्स इसको हम्म। खरीदने के बाद उन्होंने अपना 100% दिया डिज्नी ने, और हमारे पास लेकर आए वो इतने कमाल के पावर रेंजर्स जो हम सबकी चाइल्डहुड मेमोरी से कनेक्टेड हैं। जी। तो उसके बाद आपको पता है उन्होंने कितने सस्ते में इसको हम्म। बेचा था? $3 बिलियन में खरीदने के बाद उन्होंने सिर्फ $100 मिलियन में इसको बेच दिया पावर रेंजर्स के राइट्स को। तो आपका क्या विचार है, मीन्स ऐसा क्यों हुआ होगा? वैसे तो इसका कोई रीजन दिया नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है? आपने अपनी वीडियोस में भी इसके बारे में बताया है, तो थोड़ा बहुत और यहाँ पर भी शेयर कीजिए। ख्याल से डिज्नी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मेरे ख्याल से पावर रेंजर्स की फ्रेंचाइजी में, क्योंकि अ, दूसरे बहुत सारी चीज़ें थी जो उस दौरान इमर्ज हो रही थी। काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें वो एक्सप्लोर कर रहे थे, और बहुत सारी दूसरी सब्सिडरीज भी डिज्नी ओन करता है। तो मेरे ख्याल से पावर रेंजर्स को पर काम करना, पावर रेंजर्स को चलाते रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने इतने कम में पावर रेंजर्स की फ्रेंचाइजी को बेच दिया होगा। मेरा मानना यह है वैसे कि अगर अभी भी डिज्नी चाहे तो उसको वापस ले सकता है। जैसा कि हम जानते हैं हम्म। डिज्नी ने अभी एक्समेन्स को और उनके जितने म्यूटेंट्स वगैरह हैं उन सबको खरीदा है $73 बिलियन में, जो कि एक बहुत बड़ी हम्म। अमाउंट है। जब वो उनको खरीद सकते हैं तो हम्म। शायद वो चाहे तो डिज्नी को भी खरीद सकते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पावर रेंजर्स की फ्रेंचाइज और लोगों का जो इंटरेस्ट है पावर रेंजर की तरफ, वो साल भर साल कम होता जा रहा है। तो अगर हम्म। डिज्नी कुछ करना चाहे तो शायद वो फिर से हम सब ऑडियंस के बीच पावर रेंजर्स का इंटरेस्ट जगा सकता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल अंकित, बिल्कुल सही कहा आपने। डिज्नी वैसे इतना कैपेबल है कि उनके पास अगर 100 सब्सिडरीज भी एक साथ हो, अलग अलग फ्रेंचाइजी के साथ भी काम कर रहे हो, तो वो हर फ्रेंचाइजी के लिए एक अलग क्रिएटिव टीम सेटअप कर सकते हैं और कई सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि उन्हें ज़रूरत है या नहीं। मतलब जैसे आपने बोला कि उन्होंने एक्समैन की फ्रेंचाइजी के बहुत सारे कैरेक्टर्स खरीदे, तो ये चीज़ उन्हें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करने वाली है मार्वल स्टूडियोज के साथ, क्योंकि वहाँ पर वो एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लेंगे, छोटे बच्चे भी देखेंगे,
बड़े लोग भी वो उस कंटेंट को एंजॉय करेंगे। तो वहाँ पर बेनिफिट भी उतना ज़्यादा है, लेकिन पावर रेंजर्स को अगर देखें तो यहाँ पर उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पावर रेंजर्स का जो पूरा स्कोप है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इसके अलावा पावर रेंजर्स मेरे ख्याल से सिर्फ टीवी पर आते हैं, और अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो सिनेमा अभी भी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट जनरेट करता है टेलीविजन के कंपैरिजन में। तो ये भी हाँ देखना होगा कि उन वो ले सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें लेने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि वो फिल्मों से बहुत ज्यादा अच्छा खासा बेनिफिट कमा रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि उन्हें वापस टीवी में घुसना उनके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। तो चलिए अब ये बताइए, आपको क्या लगता है अगर डिज्नी के पास अभी भी पावर रेंजर होता, पावर रेंजर सामुराई से लेकर अभी तक डाइनो फ्यूरी तक, अगर डिज्नी ही उसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहा होता, तो अभी पावर रेंजर्स आपको क्या लगता है, मतलब किस मुकाम पर होता पावर रेंजर? अंकित, मुझे ऐसा लगता है कि डिज्नी मार्केटिंग और पीआर के मामले में बहुत अच्छा काम करता है। मतलब उन्हें उन्हें हेडलाइंस में रहना आता है। उन्हें पता है कि किस तरह से पॉप कल्चर में और फैंस के बीच उनके बनाए हुए प्रोडक्ट का बuzz क्रिएट करना है, किस तरह से अपनी चीज को प्रमोट करना है। उस मामले में डिज्नी बहुत अच्छा काम करता है। तो मेरे ख्याल से अगर डिज्नी अभी भी पावर रेंजर्स की फ्रेंचाइजी को ओन करता, तो इस मामले में वो यहाँ भी बहुत अच्छा काम करते। और जितनी पॉपुलैरिटी आज के टाइम में पावर रेंजर्स की है, इससे कहीं ज्यादा पॉपुलैरिटी हो सकती थी। क्योंकि हमने देखा है कि डिज्नी के जितने भी दूसरी सब्सिडरीज हैं, दूसरी फ्रेंचाइजीज के साथ वो काम कर रहा है। जैसे मार्वल एंटरटेनमेंट हो गया। मार्वल एंटरटेनमेंट तो मतलब बहुत बड़ा नाम हो गया। वो तो अगर आज की तारीख में कोई नाम भी अपने किसी शो का या फिल्म का अनाउंस कर दे, तो आधी पब्लिसिटी वहीं हो जाती है। लेकिन इसके अलावा जो उनके पास दूसरे ब्रांड्स हैं, दूसरी फ्रेंचाइजी हैं, जैसे स्पोर्ट्स, ईएसपीएन का स्पोर्ट्स का उनका नेटवर्क है। इसके अलावा पिक्सार की जो एनिमेटेड डिज्नी की फिल्में वो बनाते हैं, उनके में भी हम देखते हैं कि पब्लिसिटी में वो कोई कमी नहीं छोड़ते। मतलब पिक्चर आने से पहले ही काफी ज्यादा हाइप क्रिएट करके रखते हैं मूवी का। तो इस मामले में डिज्नी बहुत अच्छा काम करता है। जैसा कि आपने ये सारी चीजें बताई कि कैसे डिज्नी मीन्स मार्वल को, पिक्सार को और इतने सारे अलग अलग बिजनेसेस को एक साथ संभालता है, तो हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मतलब अगर उनके पास ये होता, हमारा पावर रेंजर्स के राइट्स होते, तो वो बहुत अच्छा काम करते और हमको मतलब जितनी भी पावर रेंजर सीरीज है उनमें कुछ ना कुछ और वैल्यूज ऐड करके देते, जिससे कि उनकी ऑडियंस जी। में और ज्यादा ग्रोथ होती। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट हम्म। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या होता अगर लॉरेन शिबा मेन मेंबर होती पावर रेंजर सामुराई की। जेडन के बदले अगर हमारी जो लॉरेन है वही अगर सब कुछ संभाल रही होती पावर रेंजर्स का, तो क्या होता उसका फ्यूचर? आपको क्या लगता है, मीन्स वो कैपेबल है, वो इस लायक है कि वो मीन्स मेन विलन से टकरा पाती? और आपके मीन्स क्या विचार है वो शेयर कीजिए। अ, अंकित, मेरे ख्याल से ओवरऑल ये एक अच्छा डिसीजन होता अगर लॉरेन शिवा मेन रेड रेंजर होती, क्योंकि इससे कहानी को एक तरह की नई अप्रोच मिलती। काफी टाइम से जो हम पावर रेंजर्स के अंदर देखते आ रहे थे कि हमेशा एक किसी मेल कैरेक्टर को ही रेड रेंजर बनाया जाएगा या लीडर बनाया जाएगा, वो एक परसेप्शन जो है वो मेरे ख्याल से यहाँ पर ब्रेक होता। कुछ नई चीज देखने को मिलती, और एक तरह से चीज काफी मोराल बूस्ट कर सकती थी फैंस का, क्योंकि पावर रेंजर्स के दर्शक सिर्फ लड़के ही नहीं है बल्कि लड़कियां भी हैं। तो वो एक परसेप्शन चला आ रहा है कि जो लड़का है वही हमेशा टीम को लीड करेगा, वही हमेशा सारे ऑर्डर्स देगा, और जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो किसी मेल कैरेक्टर के अंडर में या उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर एक अलग अप्रोच ली जाती, एक फीमेल को रेड रेंजर बनाया जाता, तो अच्छा आइडिया हो सकता था, कुछ नया देखने को मिल सकता था। बट अगेन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से जेडन जैसा कमाल का कैरेक्टर हमें देखने को ना मिल पाता। जेडन मेरे ख्याल से काफी ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर है पूरे पावर रेंजर फ्रेंचाइजी का। एक बहुत ही अच्छा रेड रेंजर है, और उसके पूरे कैरेक्टर में बहुत ज्यादा डेप्थ है। मतलब वो ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज्यादा सीरियस रहता है, अपनी टीम के साथ उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा है, और उसके पूरे कैरेक्टर से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है कि हाँ, इस बंदे में वाकई वो कैपेबिलिटी है कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। तो वो चीज़ मुझे मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ ये सोचकर कि वो चीज़ हमें लॉरेन के कैरेक्टर में देखने को मिल पाती या नहीं। इसके अलावा जेडिन की पूरे कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लेयर्स भी थी। मतलब जैसे
एक डेकर नाम का कैरेक्टर था, उसके साथ उसकी थोड़ी राइवलरी के साथ इस चीज का तालमेल बैठा पाना आसान होता है या नहीं, या हो भी पाता है या नहीं, ये चीज थोड़ी मुझे डिफिकल्ट लगती है कि इस चीज को वो कैसे दिखा पाते हैं। कैरेक्टर्स, एक मेल कैरेक्टर जब एक फीमेल कैरेक्टर में वो राइवलरी दिखाई जा सकती है, मैं ये नहीं कहता कि वो दिखा नहीं सकते, लेकिन उतना ज्यादा उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगती वो चीज। इसके अलावा जो डेकर की बैकग्राउंड स्टोरी थी, जैसे उसका डायू के साथ जो कनेक्शन था, उस पूरे कनेक्शन और पूरी स्टोरी लाइन को चेंज करना पड़ता सिर्फ लॉरेंस शीबा के कैरेक्टर की वजह से। तो वो भी देखने वाली चीज थी कि उस चीज को वो कैसे दिखा पाते, किस तरह से उसे पिक्चर उसे पूरा फॉर्मेशन उस चीज का किया जाता शो के अंदर। तो अजय, आपके ये सारे ही पॉइंट वैलिड हैं। जहां बात करें तो अगर लॉरेन शिबा रेंजर होती, मेन रेंजर होती, तो बहुत सारे जो फीमेल हमारी ऑडियंस है उनको बहुत अच्छा लगता। साथ ही ये एक नया एक्सपीरियंस होता हर पावर रेंजर फैन के लिए। और दूसरी बात, जैसा कि आपने बोला कि उन दोनों के बीच की राइवलरी को कैसे दिखाते हैं, वो भी एक वैलिड पॉइंट है। लेकिन जहां बात करूं लॉरेन की, तो हमने शो के दौरान देखा है वो कितनी ज्यादा स्किल्ड थी। मींस जब आपने शो के दौरान बीच में देखा होगा, हमारा ग्रीन रेंजर लॉरेन से लड़ने जाता है तो वो उसको कितना कमाल के मूव से हराती है। और वहां पर जितने भी रेंजर्स थे, यहाँ तक कि हमारा ब्लू रेंजर, वो बहुत ही स्किल्ड स्वॉर्डमैन था, लेकिन इसके बावजूद उसने परख लिया था कि लॉरेन उससे ज्यादा शक्तिशाली है और ज्यादा स्किल्ड है। क्योंकि लॉरेन ने भी अपने बहुत साल किसी एकेडमी के अंदर ही बिताए बहुत थे ज्यादा जहां वो इतनी ट्रेनिंग की सारी थी। चीजें सीख रही थी। उसने एक सीलिंग सिंबल सीखा जिससे कि वो मेन विलन को हरा सके। जहां उसका सीलिंग सिंबल वैसे तो काम नहीं कर पाया, लेकिन इसके बावजूद उसने रेंजर्स की मदद करी उस सीलिंग सिंबल की मदद से। तभी तो हमारा जो मेन विलन था वो थोड़ा उसके अंदर थोड़ी वीकनेस आ पाई, इसी वजह से हमारे रेंजर्स उसको हरा पाए। तो आपका क्या विचार है इस जी, पर? इसमें कोई डाउट नहीं है अंकित कि लॉरेन सच में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वॉरियर थी, बहुत ज्यादा अच्छी तलवारबाज थी, और एक बहुत अच्छी रेड रेंजर भी हो सकती थी, जो कि हमने देखा और वो थी भी। लेकिन वही मैंने बोला कि पूरा डेकर के साथ उसका जो स्टोरी आर्क था, उसे दिखाया जा सकता था, काफी अच्छे से दिखाया जा सकता था। पर दिक्कत वही है कि उसके लिए डेकर की पूरी बैकग्राउंड स्टोरी को चेंज करना पड़ता, और उसे और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए मेरे ख्याल से डेकर के कैरेक्टर को भी फीमेल एक्टर से पोर्ट्रे कराना पड़ता। तो वो चीज़ मेरे ख्याल से उतनी इम्पैक्टफुल ना लगती। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं ये नहीं कहता कि कोई लड़की किसी लड़के को नहीं लड़के को हरा नहीं सकती, या कोई लड़का या जो भी है पर बस कहने का मतलब ये है कि उस चीज़ को अगर ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाना है, तो वो तभी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगी जब जेडन और डेकर के बीच में हमें राइवलरी देखने को मिली। जेडन और जबकि अगर डेकर और लॉरेन के बीच में अगर राइवलरी देखने को मिलती, तो ये चीज़ उतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल शायद ना लगती। मैं एक चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा। हाँ, बोलिए। मतलब मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है जापानीज कल्चर और सोसाइटी के बारे में, और मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, या मैं कोई डिफेमेशन नहीं करना चाहता किसी कंट्री को, लेकिन क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि एज अ कंट्री जापान, मतलब क्योंकि जितना भी कंटेंट हम पावर रेंजर्स में देखते हैं, हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि जो सोर्स मटेरियल है वो जापान से ही आता है ना। और जापान अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब उस सोसाइटी में मेल डोमिनेशन थोड़ी ज़्यादा है। तो जो क्रिएटर्स जापान में सुपर सेंटाई को बना रहे हैं, वहाँ पर भी ये दिखा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है कि किसी इतने टाइम से सिर्फ किसी मेल कैरेक्टर को रेड रेंजर बनाया गया है, तो ये चीज़ वहाँ दिखा पाना काफ़ी मुश्किल है कि किसी लड़की को किसी फीमेल कैरेक्टर को रेड रेंजर बना दिया जाए। तो ये चीज़ भी थोड़ी कंसिडर करने वाली है कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जापान के सुपर सेंटाई में क्या बन रहा है। उसी से मिलता जुलती चीज़ें हमें पावर रेंजर्स में देखने को मिलती हैं। ये बात तो आपने एकदम सही बोली। इसी के ऊपर मैं भी एक और पॉइंट यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। जैसा कि जी। हमारा सुपर सेंटाई में मैंने देखा था गोल्ड फीमेल रेंजर, लेकिन आप मानोगे नहीं, उसकी एंट्री सिर्फ 3 सेकेंड्स की थी। नॉट इनफ, 3 सेकेंड्स, और उसके बाद उसका कभी जिक्र तक नहीं किया गया उस गोल्ड रेंजर का। वो थी हमारी एसपीडी की जी। गोल्ड रेंजर। अगर मतलब एसपीडी उसको
यूज करता था वो एसपीडी गोल्ड रेंजर बनती। लेकिन आप मानोगे नहीं, सिर्फ 3 सेकंड्स की उसकी एंट्री, उसने मॉर्फ किया, उस पर हमला हुआ एंड फिनिश, उसके बाद उसके कुछ दिखाई नहीं गया। तो इससे पता चलता है मींस हर कल्चर में फीमेल्स को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। सुपर सेंटाई से भी हमें पता चला है। अब बात करें तो हमारा जो पावर रेंजर्स है उसने भी कभी मतलब फुल्ली हमें कोई एक फीमेल रेंजर ऐसी नहीं दिखाई जो लीड कर रही हो। अब बात करें तो जैसा कि लॉरेन को भी उन्होंने बहुत कम टाइम तक दिखाया। इसके अलावा अगर बात करें हमारी पिंक रेंजर जो हमारी पावर रेंजर टाइम फोर्स में थी, टाइम फोर्स थी, हाँ, उसको लीडर बनाया गया था। लेकिन आपने शो के दौरान देखा होगा कि वो किस तरह की लीडर थी। मींस वो अपनी तरफ से बेस्ट देती थी, स्टिल उसका वो था जो हम उसको इतना टाइम नहीं दिया गया। सही में कल्चर इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसा कि हमने देखा था एसपीडी में भी हमारी जो ए स्क्वाड की रेड रेंजर थी, फीमेल रेंजर, उसको भी बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला है। वो चाहते तो उसको एक अच्छा स्क्रीन टाइम दे सकते थे क्योंकि वो लीडर थी ए स्क्वाड टीम की, तो उन्होंने उसको भी वेस्ट किया। और ये चीज भी बिल्कुल लास्ट में बताई गई कि वो एक लड़की है। ये चीज भी अगर पहले एपिसोड में बता देते तो काफी ज्यादा बैकलैश मिल सकता था फैंस की तरफ से। एक रेड रेंजर को तुमने एक लड़की को तुमने रेड रेंजर बना दिया है, तो उस चीज को भी थोड़ा कंसिडर करना पड़ता है। हाँ, ये बात भी बहुत सही लगी मुझे। और आई होप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सबको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, जहां हमने व्हाट इफ सीरीज स्टार्ट करी है। और आगे भी मैं और अजय मिलकर आपके लिए और व्हाट इफ के एपिसोड्स लाते रहेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अजय, आप कोई मैसेज देना चाहोगे? मैसेज देना चाहूंगा। मेरा वीडियो आने वाला है, मेरा वीडियो जरूर देख लेना। तो गाइस जाइए और थ्रिल स्टेशन चैनल को सब्सक्राइब करना, वहां पर नई वीडियोस आने वाली हैं। अजय फिर से एक्टिव होंगे और नई वीडियोस डालेंगे आप सबके लिए, बस सपोर्ट करते रहना।